मुख्यमंत्री जी के पास जिस जादूगरी का आपने जिक्र किया है और अक्सर चर्चाएं होती हैं राजस्थान की राजनीति में, देश में भी, केंद्र में उनको अध्यक्ष बनाने की बात भी हुई थी। कौन सी जादूगरी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास? मुख्यमंत्री जी के पास जादूगरी ये है कि उन्होंने सारे विधायकों को ये कह दिया कि कमाओ खाओ योजना में लग जाओ। और इसका प्रमाण था जब उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस के दिन भरे सरे आम शिक्षकों से पूछा कि आपके ट्रांसफर के पैसे लगते हैं क्या? उनका लगते हैं। दोबारा पूछा क्या आपको पैसा देना पड़ता है क्या? तो उनका देना पड़ता है। तो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उसमें गोविंद सिंह डोडासरा वो शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बाद में बुलाकर कहा, डोडासरा मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? मैं जो समझता था कि विधायकों के घर में पैसे पहुंचने चाहिए वो तुमने पहुंचा दिए हैं, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुमको प्रमोट करता हूं और पीसीसी का चीफ बनाता हूं। ये जादूगरी है। तो आपका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार को जगह दे रहे हैं, आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं उन पर? ये इसमें मीनमेग नहीं है। सारा तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सारा तंत्र डूबा हुआ है। सारे थाने बिके हुए हैं। सब जगह पर जो एमएलए अपनी मर्जी से ले जाते हैं अफसरों को, वैसा का वैसा काम कर जाता है। बंदियां बंधी हुई है। इसके तो प्रमाण है। आईएएस पकड़े गए हैं, आरएएस पकड़े गए हैं, आईपीएस पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए। उनका अभी तक जो पकड़े गए हैं 586 लोगों को अभी तक सरकार ने इस एसीबी को उनका चालान करने की परमिशन नहीं दी। घनश्याम जी, जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी में आप विरोध में, विपक्ष में हैं, तो आपका विरोध करना दायित्व भी है, बनता भी है। आप जनता को सजग रखें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ लोग ये चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसकी वजह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, भीतर में पार्टी के नेताओं की ये चर्चा है? देखिए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें अधिकांश भारत सरकार की योजनाएं हैं और उनका नाम बदलकर उपयोग कर रहे हैं। जो आरोग्य की योजना थी उसको चिरंजीव में बदल दिया। जो सारा पैसा आ रहा है, जो ये उज्ज्वला योजना थी वो भारत सरकार की थी, वो फ्री में उन्होंने उनको सबको गैस सिलेंडर दिया था। तो ये सारी योजनाएं भारत सरकार की है, पर उसमें इसमें एक फर्क है। भारत सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर करती है मनी। जैसे 11 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि ट्रांसफर की तो उन्होंने कोई मेले नहीं लगाए। तो ये आहत है, ये राहत नहीं है। ये जिन लोगों को कुछ लाभ दिया गया है वो राहत महसूस नहीं कर रहे हैं, आहत है और आफत महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कामों से कभी भी चुनाव जीता नहीं जाता है। चुनाव आम पब्लिक के पास जो 5 साल में जिस परेशानी को भोगा है, 5 साल तक उन्होंने जो रसाकसी देखी है, 5 साल तक कुर्सी को जो लड़ाई देखी है, 5 साल तक मंत्रियों और विधायकों को जिस प्रकार की खुली छूट देखी है, वो सारे मुद्दे आ रहे हैं। आज कितना बड़ा राजस्थान के साथ कहते हुए शर्म आता है कि राजस्थान के मुख्य एक मंत्री वहाँ कहता है कि राजस्थान बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि यह मर्दों की भूमि है। घनश्याम जी, चुनाव में 4 महीने हैं, तब आप शांति धारीवाल के उस बयान को याद दिला रहे हैं जो 1.5 साल पहले उन्होंने विधानसभा में दिया था। क्या ये बीजेपी का दायित्व नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को, कि अगर आपको लगता है कि शांति धारीवाल ने विधानसभा में जो बयान दिया वो गलत था, तो उनका इस्तीफा जब तक नहीं होता तब तक आपकी पार्टी की तरफ से धरना विधानसभा में बंद नहीं होता? पार्टी ने वो किया, फिर उन्होंने अपना वापस भी ले लिया। तो लोकतंत्र में कई बार बातें ऐसी होती हैं कि एक बात की जिद पकड़कर विधानसभा नहीं चलने दें, वो उचित नहीं है। और पब्लिक की बहुत सी बातें होती हैं, उनको उठाना पड़ता है। उन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि उनको उठाया। तो पर इस प्रकार की बातें एक बार अंकित हो जाती हैं और अंकित होने के बाद में वो चुनाव तक रहती हैं। तो चुनाव में आप इन सब बातों को मुद्दा बनाएंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा रही है कि बीजेपी अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं का तोड़ नहीं निकाल पा रही है।
ये सच है? कोई भी बड़ा मुद्दा बीजेपी के सभी नेता, कभी किरोड़ी लाल मीणा अलग आंदोलन करते हैं, कभी वसुंधरा राजे झालावाड़ में अलग रैली करती हैं, कभी सीपी जोशी अलग जाते हैं। पार्टी के नेताओं में एकजुटता नहीं है, सामूहिक नेतृत्व नहीं है बीजेपी में। एकजुटता की आवश्यकता भी नहीं है। अलग अलग मीटिंगें अलग अलग स्थानों पर होती हैं और अलग अलग लोग जाते हैं। मैं भी 10 मीटिंगों में गया हूँ, अलग अलग गया हूँ, तो एक साथ सबको जाने की जरूरत नहीं है। सम्मेलन हो या कोई प्रतिनिधि सम्मेलन हो, उसमें तो सब एक साथ जा सकते हैं, लेकिन आम सभाओं में, यात्राओं में, इनमें सबको साथ जाने की जरूरत नहीं है। और सवाल दूसरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस मास पार्टी, आइडियोलॉजिकल केडर बेस मास पार्टी है। तो इसके आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो केडर है उस पर व्यक्ति का असर ही नहीं पड़ता। तो इसके कारण से कोई छोटा मोटा इधर उधर हो भी तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर और वोट पर उसका कोई असर नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को चेहरा बनाकर चुनाव में नहीं जाएगी पार्टी, ये स्पष्ट है? अभी तक तो ये स्पष्ट है और आगे पार्टी को जो अच्छा लगेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड को वो करेगी। यानी कि किसी के नाम की घोषणा हो भी सकती है चुनाव से पहले, पार्टी किसी को कमान दे भी सकती है आपके मुताबिक? ये पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। उनको जस गई तो वो कर सकते हैं। अभी तक क्या स्थिति है सर? अभी तक तो बहुत स्पष्ट मैसेज है कि सामूहिक रूप से सब काम करें और नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा हमारे पास नहीं है। उनके 9 साल के कार्यकाल का जो काम हुए हैं उन कामों को लेकर जाएं। भारत की सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में वो है और ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है। ये सेना के लिए जो काम किए उन्होंने वो हर सैनिक परिवार तक बात पहुंच गई। वो गरीब कल्याण के जो काम किए हैं वो हर गरीब आदमी तक उनके पहुंच गए हैं। वो जैसे नई नई योजनाएं लाए हैं, जैसे अभी ये अग्निवीर योजना लाए, लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन 40,000 से ज्यादा युवक अब तक भर्ती हो चुके हैं और वो इस बात से प्रसन्न है। नेवी में भर्ती हो गए, एयरफोर्स में भर्ती हो गए। अब वो 4 साल काम करके वापस आएंगे, 25% उनमें से रह जाएंगे। तो ये सारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और दूसरा जो विश्व में भारत की धाक जमी है और जो कोरोना के अंदर उन्होंने काम किया है, वो बातें सबको याद हैं। चुनाव के बाद सब बातें याद आएगी और उन्हीं बातों पर हम चुनाव लड़ेंगे।